हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे बच्चों। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का पेपर का हल। तो जो आपका जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है 2021-22 का, इस पेपर को हम संपूर्ण हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे, जो है सही विकल्प वाला प्रश्न है बच्चों। इसका सही विकल्प का पहला जो प्रश्न है बच्चों, वो है भक्ति काल की समय सीमा है, तो इसका उत्तर होगा आपका बा वाला संवत 1375 से संवत 1700। दूसरा है रामचरितमानस की भाषा है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों बा वाला अवधि। तीसरा है रौद्र रस का स्थायी भाव होगा, इसका सा वाला उत्तर होगा बच्चों क्रोध। चौथा है नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, तो इसका बा वाला उत्तर होगा नगर पालिका द्वारा। बच्चों, जो चौथा वाला है वो है सांप निकलने पर भागे भोलेनाथ आकर छिपे, तो इसका उत्तर होगा दा वाला मैया के आंचल में। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे, जो है रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो मैंने बच्चों यहाँ पर उत्तर लिख दिए हैं। जो पहला आपका रिक्त स्थान है उसका उत्तर होगा, उसमें आएगा अंतिम। दूसरे रिक्त स्थान में आएगा अलंकार। तीसरे रिक्त स्थान में आएगा आचार्य विश्वनाथ। बच्चों, चौथे रिक्त स्थान में आएगा स्वयं। पाँचवें में आएगा अव्ययी भाव। छठे में आएगा बाबूजी। सातवें में आएगा जापान। इस प्रकार अब बच्चों हम इस बार प्रश्न पत्र का प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने सही जोड़ियां बनाकर इसका उत्तर लिख दिया। आप यहाँ से देखकर इस उत्तर को कर सकते हैं। अब बच्चों, इस प्रश्न पत्र का हम प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे, जो है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो जो इसका पहला प्रश्न है वो है बच्चों, विश्व के सकल जाने कैसे हो रहे हैं, तो इसका उत्तर होगा विश्व के सकल जन गर्मी से परेशान हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, तृप्त धरा को सांकेतिक का अर्थ क्या है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों दुखों से पीड़ित धरती। बच्चों, तीसरा है वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द क्या है कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम छंद। इसका उत्तर हो जाएगा छंद। चौथा है चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। पांचवा है नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 फुट। छठा है उपासना करने वाला क्या कहलाता है, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों उपासक। उपासना करने वाले को हम कहते हैं उपासक। सातवां है हिंदी का पहला आंचलिक आंचलिक उपन्यास कौन कौन सा माना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों मेला आंचल। बच्चों, अब हम प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे, जो है सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है इसका, राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए, तो इसका ये सत्य है बच्चों। दूसरा है खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है, तो ये क्या है बच्चों असत्य है। तीसरा है बच्चों कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, ये भी सत्य है। चौथा है जो आपका वो है प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थीं, ये भी सत्य है आपका। बच्चों, पांचवा है सिद्धार्थ स्वस्थ हैं विधिवाचक वाक्य है, सत्य है। छठा है बच्चों तारकेश्वर नाथ ही भोलेनाथ थे, ये भी सत्य है बच्चों। इस प्रकार से आप ये सत्यासत्य कर सकते हैं। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 6 है भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर होगा इसका भक्ति काल की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला है भक्ति भाव की प्रधानता थी इसमें, और दूसरा है श्रृंगार व शांत रस की प्रधानता थी। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 आप कर सकते हैं। बच्चों, अब हम प्रश्न क्रमांक 7 को देख लेते हैं, जो है गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 2 रचनाएं। एक तो है पहली है रामचरितमानस और दूसरी है विनय पत्रिका। इनकी काव्यगत विशेषताएं हो जाएंगी बच्चों, पहली है तुलसीदास जी ने ब्रज व अवधी दोनों भाषाओं में रचना की, और दूसरी हो जाएगी बच्चों उनके काव्य में चौपाई दोहा सोरठा हरिगीतिका आदि अनेक छंदों का प्रयोग हुआ। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 7। अब बच्चों हम इस प्रश्न पत्र का प्रश्न क्रमांक 8 देख लेते हैं, जो है कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर है। पेड़ पौधों पत्तों से लदे हैं, चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की शोभा बिखरी है, भीनी भीनी सुगंध सभी ओर से आ रही है। प्रकृति की सुंदरता इतनी मनोरम
क्रम है कि उससे कभी की आँख हटना नहीं चाहती है। इस प्रकार से आप बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक 9 देख लेते हैं। ये है छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, छंद कहते हैं। तो छंद के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है हमारा वार्णिक छंद, दूसरा है मात्रिक छंद और तीसरा है मुक्तक छंद। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 कर सकते हैं आप। बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक 10 देख लेते हैं। यह आख्यानक गीतियाँ से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा महाकाव्य और खंडकाव्य से भिन्न पदबंध कहानी का नाम आख्यानक गीतियाँ कहलाती हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा बच्चों रामचंद्र जी का गंगावतरण और राम का धनुरिया। इस प्रकार बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक 11 को देख लेते हैं। कोई दो उपन्यास के नाम एवं उनके लेखकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमने उपन्यास के नाम लिख लिए हैं बच्चों, यहाँ उपन्यासकारों के नाम लिख दिए। तो पहला जो हमारा उपन्यास है बच्चों वो है गोदान। उनके उसको लिखने वाले यानी कि उपन्यासकार हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। और दूसरा है कल्याणी, उसको लिखने वाले हैं जैनेन्द्र कुमार। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 11 कर सकते हैं। बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक 12 को देख लेते हैं। मनु भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। मनु भंडारी के साहित्य की विशेषताएं निम्न है। पहली विशेषता है बच्चों मनु भंडारी की कहानियों और उपन्यासों में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों के चित्रण की प्रधानता है। दूसरी है उनकी रचनाओं में भारतीय नारी के जीवन और उसकी विषमताओं का प्रभावशाली वर्णन है। बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक 13 को देख लेते हैं। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा गया है जो अपनी बुद्धि अथवा विवेक के द्वारा किसी भी नए तथ्य का दर्शन करता है, अर्थात जिसने अपनी योग्यता के बल पर किसी नई चीज़ का आविष्कार किया हो, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, संस्कृत व्यक्ति बोलते हैं। बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक 14 को देख लेते हैं। समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप इसका उत्तर इस तरीके से देख सकते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का योग समास कहलाता है। इसका उदाहरण आप लिखेंगे प्रत्येक दिन अर्थात प्रतिदिन। ये समासिक शब्द है बच्चों और ये समास विग्रह करके लिखा है। बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक 15 को हल करेंगे जो है जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। तो इसका उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार वाले चुप इसलिए थे क्योंकि जिंदा नाक लगने वाली थी। यह बात आम जनता तक चली जाती तो हंगामा हो जाता। इसी भय के कारण अखबार वाले चुप थे। बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक 16 को हल करेंगे जो है मात्रिक छंद एवं वार्णिक छंद में अंतर लिखिए। तो आपको एक तरफ क्या लिखना है, मात्रिक छंद लिखना है बच्चों और दूसरी तरफ लिखना है वार्णिक छंद और उन दोनों के बीच में एक रेखा खींचनी है बच्चों इस तरीके से। तो फिर उसके बाद जो पहला अंतर होगा बच्चों वो होगा मात्रिक छंदों के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान होती है लेकिन लघु गुरु का क्रम समान नहीं होता। और दूसरी तरफ आप वार्णिक छंद में लिखेंगे बच्चों कि वार्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या और क्रम दोनों समान होते हैं। इसका दूसरा पॉइंट होगा बच्चों मात्रिक छंद का, वो होगा इनमें मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है। और वार्णिक छंद का दूसरा पॉइंट होगा बच्चों इनमें वर्णों की संख्या निश्चित रहती है, मात्राएं नहीं। बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक 17 को देख लेते हैं। लोकोक्ति व मुहावरों में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर हमने लोकोक्ति लिख दी है बच्चों और यहाँ पर मुहावरे लिख दिए, ठीक है, और इसके बीच में एक लाइन खींच दी है। तो पहला जो अंतर होगा बच्चों वो होगा जो लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा एक वाक्यांश होता है। दूसरा अंतर है बच्चों लोकोक्ति का प्रयोग पूर्णतः स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इसमें मुहावरे में दूसरा आएगा मुहावरे का प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत हो सकता है। इसका उदाहरण है बच्चों लोकोक्ति का अकेला चना भार नहीं फोड़ता और मुहावरे का उदाहरण है आँखों का तारा होना। इस पर बच्चों अब हम इस प्रश्न पत्र का प्रश्न क्रमांक 18 हल करेंगे जो है निम्नलिखित आपतित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देश प्रेम वाला जो आपका गद्यांश है वो मैंने हल किया है बच्चों।
इसका जो पहला प्रश्न है वो है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा देश प्रेम। दूसरा जो प्रश्न है बच्चों वो है देश प्रेम, देश के प्रति समर्पण का भाव कब जागृत होता है। तो इसका उत्तर होगा जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है, तब उसमें देश प्रेम का भाव जागृत हो जाता है। इसका जो तीसरा प्रश्न है वो है उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, देश प्रेम में देश की रक्षा और देश के विकास को महत्व दिए जाने के साथ देश के प्रति पूज्य भाव का संचार भी सम्मिलित होना चाहिए। जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है, तब उसमें देश प्रेम का भाव जागृत होता है। बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक 19 को देखते हैं। आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे हम, हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को सांस्कृतिक समारोह मनाया जाता है, परंतु इस वर्ष महामारी की स्थिति के चलते इस सांस्कृतिक समारोह को मनाना संभव नहीं है। हर वर्ष हम इसे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। साथ ही इसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नृत्य, गायन, नाटक, प्रतिस्पर्धा आदि गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इस प्रकार से आप अब बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 20 को देख लेते हैं, जो है निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो यहाँ जो ऊधो तुम हो, ये वाला जो संदर्भ प्रसंग दिया, पद्यांश दिया है, इसका मैं आपको भावार्थ बताता हूँ, जो आपको कैसे लिखना है। बच्चों जो आप अपनी स्क्रीन पर उस पद्यांश का भावार्थ लिखा हुआ देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ संदर्भ लिखा है, यहाँ संदर्भ की जगह पे आपको संदर्भ लिखना है और फिर लिखना है प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के पद पाठ से अवतरित हैं, इसके कवि सूरदास हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर प्रसंग लिखना है। प्रसंग लिखने के बाद आप लिखेंगे, यहाँ गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे हो। और फिर जो व्याख्या है ऐसी की ऐसी पूरी की पूरी आपको व्याख्या लिख देनी है बच्चों। एक वीडियो को पॉज करके पूरी व्याख्या आप ऐसी की ऐसी लिख देंगे, ये वाला प्रश्न आपका हो जाएगा। अब बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 21 को देख लेते हैं, वो उसका उत्तर आपको किस तरीके से लिखना है। कि प्रश्न क्रमांक 21 है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जो आपको गद्यांश दिए हैं बच्चों, उसमें से मूर्ति संगमरमर की थी, ये वाला गद्यांश के हमने संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या की है। तो इसका संदर्भ आपको इस तरीके से लिखना है बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ नेताजी का चश्मा से लिया गया है। इसके कहानीकार स्वयं प्रकाश सिंह है। इस तरीके से आप संदर्भ लिखेंगे। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, प्रसंग। प्रसंग में आपको लिखना है बच्चों, गद्यांश में लेखक ने मूर्ति में चश्मा लगाने को सफल और सराहनीय बताया है। इस प्रकार से आपको प्रसंग लिखना है। फिर इसके बाद आपको व्याख्या लिखना है। बच्चों आप व्याख्या में लिखेंगे, नेताजी की संगमरमर की बहुत सुंदर करीब 2 फुट ऊंची मूर्ति थी, जिसकी टोपी और कोट में नेताजी बहुत सुंदर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई नौजवान फौजी खड़ा हो। उस मूर्ति को देखकर नेताजी का वो नारे याद आ रहे थे, जैसे दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आदि। जिसने भी ये मूर्ति बनाई थी उसका काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इस प्रकार से आप ये व्याख्या कर सकते हैं बच्चों। अब बच्चों हम इस प्रश्न पत्र के प्रश्न क्रमांक 22 को हल करेंगे, जो है सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को कक्षा 10वीं अंकसूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रति लिखना है, उसके बाद लिखना है आपको श्रीमान सचिव महोदय, फिर इसके बाद लिखना है आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश, फिर आपको विषय लिखना है अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु, फिर इसके बाद आपको लिखना है महोदय सविनय विनम्र निवेदन है कि मेरी कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची खो गई है। मैंने ये परीक्षा सन 2019 में दी थी। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि आप मुझे अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने की कृपा करें। मैं इसके लिए निर्धारित शुल्क 150 रुपये का बैंक ड्राफ्ट नंबर 37,701 आपके नाम से भेज रहा हूँ। मुझसे संबंधित जानकारी निम्न है। तो आपको नीचे अपनी जानकारी देना है। बच्चों यहाँ नीचे की तरफ आपको अपनी जानकारी देना है, जैसे कि
यहाँ अपना नाम बताना है, नाम कुछ भी जो अपना आपका एक्चुअल नाम है वो नहीं बताना बच्चों आपको पेपर में। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिख दीजिएगा। नाम में लिख दीजिएगा अजय शर्मा, पिता के नाम में लिख दीजिएगा राकेश शर्मा, परीक्षा 10वीं 2019, परीक्षा केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर, अनुक्रमांक 25 31 69, और नियमित स्व, तो इसमें नियमित कर दीजिएगा, इसमें पता, पता भी जैसा इसमें लिखा है वैसे ही लिख दे दीजिएगा बच्चों। अपना एक्चुअल पता नहीं देना। राकेश शर्मा सन ऑफ राम मनोहर शर्मा, पोस्ट महाराजवाड़ा, जिला ग्वालियर, पिन 474001। इस तरीके से आप ये प्रश्न क्रमांक 22 हल कर सकते हैं बच्चों। अंत में आपको एक निबंध लिखना है। मैंने इस निबंध को आपको लिखकर बता दिया है। आप स्क्रीन को रोक रोक कर पूरा निबंध लिख सकते हैं, और इस प्रकार से आपका ये प्रश्न पत्र हल होता है। और बच्चों इतनी मेहनत करी है मैंने आपके लिए, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, इतना तो आप कर ही दीजिएगा बस।